हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में इंग्लिश गुरु धीरज अम्बेवाल में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस और आज हम लेके आ रहे हैं पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, रीड की सीरीज जो हमारी चल रही थी, रीड की सीरीज में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम पढ़ेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आखिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? पास्ट को हम कह सकते हैं भूतकाल और इंडेफिनिट निश्चित टेंस काल। कि पास्ट में जो काम निश्चित रूप से पूरा होता है, पास्ट में जो काम निश्चित रूप से पूरा होता है उसके साथ हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे इस टेंस की जो रिकॉग्नाइजेशन होती है, इस टेंस की जो पहचान होती है वो क्या होती है? था, थी, थे, या, ये, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा। मतलब ये सब किसी हिंदी के सेंटेंसेस के अंदर पहचान है इसकी। था, थी, थे, या, ये, आ, ई, ए, यानी हम कह सकते हैं कि किसी हिंदी के सेंटेंस के अंदर। और जैसे कि टोपी विक्रेता टोपियां बेचने शहर में जाता था, स्टोरी का पार्ट ही। टोपी विक्रेता टोपियां बेचने शहर गया, या गया, ठीक है। टोपी विक्रेता ने अपनी टोपियां बेच दी, ई की मात्रा। यानी कह सकते हैं कि कोई भी काम हमारा पास्ट टेंस में कंप्लीट हुआ हो, पास्ट में पूरा हुआ हो, तो वो हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रिपोर्ट का, कि रिसर्च रिपोर्ट किसे बनती है। मुझे बताओ, घटना पहले होती है, रिपोर्ट पहले होती है? घटना पहले होती है। नहीं, कोई घटना कब घट गई है, वो घटना कब घट गई, मान लो रोड एक्सीडेंट हो गया, या बैंक रॉबरी हो गई, या चोरी हो गई, कुछ भी हो गया हो। अब उसके अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे। इस टेंस में और हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो इस टेंस में और हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं, वो लगाते हैं डिड, और मेन वर्ब की हम लगाते हैं इसके अंदर सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। कि सर सेकंड फॉर्म का लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का लगाना है, इसमें समझो आप। मैंने आपको जब हमारी टेंस की सेकंड क्लास थी, फर्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन था, सेकंड क्लास में आपको बताया था टेंस जिसमें हम पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उस क्लास में बताया था आपको। और टेंस वाला जो चार्ट बताया था उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दो फॉर्म आ रही है, तो दो ही टेंस होते हैं, डबल फॉर्म आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सेंटेंस फोर टाइप के होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड फॉर्म जो आएगी वो आएगी सिर्फ और सिर्फ हमारी आएगी अफर्मेटिव में आएगी। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर हमारा पहला है, हमारा सेंटेंस है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले हम वही लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लगा दिया हमने, क्योंकि जो काम कर सब्जेक्ट आ गया। अब मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो क्या आएगा? SHMO, अपना फॉर्मूला है SHMO। जब S आ गया इसमें हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, क्या आएगा? मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसके अंदर? मेन वर्ब की हमारी आएगी सेकंड फॉर्म। मेन वर्ब कौन सी आएगी हमारी? सेकंड फॉर्म। क्यों? कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में भी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में कभी भी हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारा? ऑपोजिट आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नेगेटिव की, कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। नेगेटिव में सब कुछ फॉर्मूला तो रहता है, लेकिन नेगेटिव में क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी हमारी? डिड आएगी। और मेन वर्ब कौन फॉर्म आएगी हमारी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ध्यान रखना डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव में क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव आप बना सकते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इंट्रोगेटिव में करेंगे हम, सबसे पहले हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब। किसको लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब डीड आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन होगी, फर्स्ट फॉर्म में तो ऑब्जेक्ट आएगा। सीधी सी बात, ये ऐसा नहीं करना कोई सर अफर्मेटिव में नहीं आ रहे हेल्पिंग वर्ब तो इसमें क्यों लोगे, नहीं। जो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है हेल्पिंग से शुरू होगा, यानी हम कह सकते हैं स्टार्टिंग हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कौन सी? डिड और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंट्रोगेटिव में करेंगे हम वही हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट थर्ड प्लेस पे आता ही हमारा, नोट आ गया, मेन वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट हमारा आ गया, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क में आएगा। तो इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमारा आता है। अब मैं आपको एक सेंटेंस बना के दिखा रहा हूं, वो सेंटेंस आप देखिए। स्टूडेंट अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होता इससे पहले भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, और साथ साथ आप उसको कॉपी, जो अपनी नोट्स कॉपी बनी है उसमें आप इसको राइट करते रहिए और इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा था, नेगेटिव का हमने फॉर्मूला बताया, इंट्रोगेटिव को बताया, चावल फॉर्मूला में बताया। अब मैं आपको और बता रहा हूं एक सेंटेंस कि सेंटेंस हम कैसे बनाए। अब मैं आपको सेंटेंस बताऊं उसमें डबल तो मेन वर्ब हो और कम से कम 3 से 4 उसमें ऑब्जेक्ट हो। सर इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे करेंगे? बिल्कुल इजी, देखो कैसे। सेंटेंस है रोहन अपने पिता के साथ, रोहन अपने पिता के साथ मंदिर में, रोहन अपने पिता के साथ बाजार में फल खरीदने नहीं गया। रोहन अपने पिता के साथ बाजार में फल खरीदने, किसने पूछा रोहन कहाँ गया? उसकी माँ ने कहा कि रोहन अपने पिता के साथ बाजार में फल खरीदने नहीं गया। किसने कहा कि रोहन तो जब फल खरीदने गया है, लेकिन आपने कहा कि नहीं रोहन अपने पापा के साथ बाजार में फल खरीदने नहीं गया। अब इतना बड़ा सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? बिल्कुल इसी, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव भी बताओ कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, गेस करो। नेगेटिव है, क्यों? इसमें क्या आ गया इसमें हमारा और नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन मार्क होता तो उसको इंट्रोगेटिव मानते, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। स्टूडेंट्स यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म में क्या होगा हमारा? एस एच एन ओ, यानी हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है इसके अंदर हमारा रोहन, तो रोहन आ गया, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर क्या आएगी हमारी? डिड आएगी, तो रोहन डिड। उसके बाद आएगा हमारा नॉट, हमारा नोट भी आ गया। अब क्या आएगी हमारी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रोहन डिड नॉट। क्या अब इसमें क्रिया देखो दो है, एक तो खरीदना और एक जाना। अगर किसी से ध्यान सुनने सीखो, अगर किसी सेंटेंस में दो क्रिया आती है तो दोनों क्रिया आती है, तो हिंदी के सेंटेंस में जो क्रिया सेकंड पोजीशन पे होती है पहले आती है। पहले खरीदना, दूसरी जाना, तो सेकंड पोजीशन कौन सी हमारी? जाना है, तो पहले जाना आएगी। तो इसकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट गो। जब वाक्य में दो क्रिया होती है तो दोनों क्रियाओं के बीच में क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, और टू के बाद हमेशा जो पहली क्रिया आती है उस पहली क्रिया के हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्यों? कि टू के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नॉट गो टू बाय, ठीक है, तो बाय खरीदने। अब क्या खरीदने? ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बताता हूं, सब्जेक्ट से प्रश्न करो कि रोहन रोहन किस साथ जाता है? पिता के साथ जाता है। कहां जाता है? बाजार में। क्या क्या लेने जाता है? फल लेने जाता है। 3 ऑब्जेक्ट है, तो बाय क्या खरीदने? बाय फ्रूट। अब क्या बच गया हमारे? ऑब्जेक्ट 2 बच गए। स्टार्ट करो। फ्रूट कहां जाता है? इन द मार्केट विथ हिज। अब स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो सकती है कि सर किसी सेंटेंस में दो क्रिया, तो हम कैसे पहचाने कि इसमें दो क्रिया है? मैं बता दूं आपको कि जो लास्ट वाली क्रिया होगी ये तो हमेशा पहचान के साथ जुड़ी रहेगी। जो क्रिया लास्ट में होगी ये हमेशा पहचान के साथ टच में रहेगी। या तो क्या? या गया, गया। पहली क्रिया खरीदना,
खरीदना, जो पहली क्रिया आएगी उसके लास्ट में हमेशा ना वर्ड आएगा, रोना, हंसना, उठना, दौड़ना, जागना, उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, सबके अंत में ना आता है। ठीक है, तो पहली जो क्रिया होती है उसके अंत में हमेशा ना आता है। अभी से कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हम आपको करवाते हैं। इंपॉर्टेंट रूल देखिए आप लोग। रूल नंबर फर्स्ट, जब कोई काम एक्शन पास्ट में पूरा हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है मैंने खाना खा लिया, मैंने कपड़े धो लिए, ठीक है, तो काम हम पास्ट में पूरा कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल कि राम रोट ए लेटर, राम रोट ए लेटर, कि राम रोट, राम ने क्या लिखा, राम ने एक पत्र लिखा। अभी काम हम कर चुके पास्ट में, तो ये काम अगर हम कर चुके हैं तो ये हमारा आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा आएगा। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रूल नंबर 2, पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए, मतलब कोई काम हम पास्ट में और पूरा कर चुके थे उसको बताने। फॉर एग्जांपल कि माय फादर ऑलवेज वेंट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे पिताजी और एवरी मॉर्निंग कहां जाया करते थे, वॉकिंग पे जाया करते थे। इसका लेकिन नोट ध्यान रखना सीखा कि जब भी पास्ट हैबिट को बताने के लिए, पास्ट पे काम कर रहे हैं वो करते हैं, मतलब पास्ट हैबिट को बताते हैं, तो उसमें यूज्ड टू या वुड का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल माय फादर यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, कि मेरे पिताजी हैं वो रोज मॉर्निंग में और वॉक पे जाते थे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि उनकी पास्ट हैबिट, उनकी हैबिचुअल एक्शन अगर हम बताते हैं तो हमें लगाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर पास्ट हैबिट को बताते हैं तो उसके सामने हम यूज्ड टू और वुड का यूज करते हैं। और आपको पता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। भाई कोई भी अगर हमारा मॉडल आ जाता है उसको हम किसका यूज करते हैं, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 हम देखिए। रूल नंबर 3 स्टूडेंट, रूल नंबर 3 हमारा कंडीशनल सेंटेंस की इंप्रोबेबल कंडीशन में, मतलब कंडीशनल सेंटेंस है उसका यूज अगर हम करते हैं इंप्रोबेबल कंडीशन में, सबऑर्डिनेट क्लॉज में। अभी सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जब हम क्लॉज टॉपिक पढ़ेंगे उसमें क्लियर होगा ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। कि इसमें क्या होता है, एक काम जब हम कंप्लीट करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल कि इफ यू स्टडीड वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करोगे, कठिन पढ़ाई तुम करोगे, कठिन परिश्रम तुम करोगे, यू वुड पास योर एग्जाम, तो तुम्हारे एग्जाम में पास हो जाओगे। अब ये काम अगर आप ये करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, यानी इफ यू स्टडी वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू वुड पास योर एग्जाम, तो तुम अपने एग्जाम में पास हो जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस की इंप्रोबेबल कंडीशन में सबऑर्डिनेट क्लॉज में, किसमें करते हैं हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज में इसका यूज करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं। अब हमारा रूल नंबर हमारा 4 है। रूल नंबर 4 हमारा कि पास्ट स्टेट यानी पास्ट की हम कोई अवस्था होती है उसको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जांपल दे वर फ्रेंड्स, यानी अगर हम पास्ट की कोई सिचुएशन बताते हैं, उसे कंडीशन बताते हैं, तो हम यूज करते हैं रूल नंबर 4 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब हमारा रूल नंबर 5 है, नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल देखिए आप लोग, लास्ट रूल हमारा है कुछ एडवर्ब्स। फॉर एग्जांपल यस्टरडे, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का, यस्टरडे कुछ एडवर्ब्स हैं, यस्टरडे या एडवर्ब फ्रेज, जैसे लास्ट नाइट हुआ, वीक हुआ, ईयर हुआ, मंथ हुआ, द डे बिफोर यस्टरडे हुआ, ईयर हुआ। ठीक है, मंथ, वीक, यानी एक तो लास्ट वर्ड से, लास्ट के अंदर आप मान लो लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, या बिफोर के साथ में बिफोर यस्टरडे, बिफोर ईयर, ठीक है, बिफोर मंथ, बिफोर वीक, बिफोर डे, एक अगो के बाद में अगो, ईयर, मंथ, वीक, इन सब के साथ में हम कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज हम करते हैं। फॉर एग्जांपल आई मीट ही, मैं उससे मिला फ्यू डेज बैक, कुछ दिनों पहले मैं उससे मिला, यानी इसके अंदर जो हम कह सकते हैं बैक का यूज भी जो हम करते हैं वो भी आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमारा यूज होता है बैक का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंप्लीट हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।